स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। फिर से आप सभी के बीच में है द्रव्यगुण MCQ भाग 2 को लेकर के। और हर वीडियो में मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप सभी जो है अच्छे से पढ़ें और जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर ध्यान दें। और रिक्वेस्ट ये भी रहता है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है आप समझ पाएँ। विषय वस्तु जो है इतनी जो है कठिन है कि आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए वीडियो में नज़र बनाए रखिए। बार बार ये रिक्वेस्ट हम करते हैं जिससे आपका कुछ भला हो जाएगा। वैसे भी हमको पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे का लगभग विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कभी क्लास का मुंह नहीं देखा है, अपने सिलेबस को नहीं जान रहे हैं और वो अब चाह रहे हैं कि नहीं एक ही दिन में 2 ही दिन में हम पूरा आपको पढ़ा दें और आप बढ़िया से सीख जाइए और जा करके मेरिट लिस्ट में टंग जाइए। तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने के लिए हम भी मेहनत करेंगे और साथ में आप भी मेहनत करोगे तभी कुछ हो पाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि प्रश्न इसमें किस तरह के प्रश्न जो है सम्मिलित किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है आरोहिणी लता प्रकार के अंतर्गत सूत्रारोहिणी का उदाहरण है। अब देखिए आरोहिणी का मतलब क्या है, जो आगे की ओर फैलते हैं, जमीन से लेकर के बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि सूत्रारोहिणी का मतलब आप देखे होंगे बहुत सारे पौधों में इस तरह की संरचना निकलती है, तो इसको हम कहते हैं सूत्रारोहिणी, जो कि पेड़ को लपेट के, पौधों को लपेट करके आगे की ओर बढ़ता है। तो इसमें से सूत्रारोहिणी कौन है, तो सूत्रारोहिणी जो है लांगली को कहा जाता है। लांगली एक आयुर्वेदिक औषधीय पदार्थ है या पौधा है। लांगली क्या है, औषधीय पौधा है जिसको ज़्यादातर प्रयोग में लिया जाता है। तो लांगली जो है सूत्रारोहिणी का एक उदाहरण है, तो याद रखिएगा इसी तरह से लिख करके। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, अगर देखें तो दूसरे प्रश्न में भी लांगली से ही प्रश्न कर रहा है। लांगली द्रव्य का अंतर्भाव आरोहिणी प्रकार में होता है। तो मतलब कि जो लांगली जो द्रव्य है उसका अंतर्भाव मतलब कि आंतरिक जो भाव है, कौन सा द्रव्य उसका प्रयोग में लिया जाता है। आरोहिणी क्या है, तो आरोहिणी जो है उसका पत्र है। पत्र मतलब पत्ता, पत्र क्या है, पत्ता जो है उसको पत्र कहा गया है। तो पत्ते के बारे में पूछ रहा है। तो लांगली द्रव्य का अंतर्भाव, इसके आंतरिक जो आरोहिणी का प्रकार है वह है पत्र, मतलब इसके पत्ते जो है ज़्यादातर फैलते हैं। अगला, तो अगले प्रश्न में अगर देखिए तो ये प्रश्न आपका गुड़ुची से है। गुड़ुची को हम क्या क्या कहते हैं, पर्याय अगर देखेंगे तो गुड़ुची का बहुत सारा है। इसे हम ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार रिपीट होता है। तो गिलोय है, गुड़ची कहिए, गिलोय कहिए, अमृता कहिए, ठीक है, ये सभी गुड़ुची के उदाहरण हैं, मतलब कि पर्याय है। तो गुड़ुची किस प्रकार की लता है, तो गुड़ुची किस प्रकार की लता है, अगर इसके लता की बात करेंगे तो यह है वामावर्तनी। क्या है, वामावर्तनी। तो वामावर्तनी का मतलब क्या है, बाएं दिशा की ओर या बाएं तरह से क्या करती है, एक तरह से वर्तन करने का काम करती है। इस तरह से यह प्रतान है इसके, इस तरह से चढ़ने का कार्य करती है। तो वामावर्तनी यह एक तरह से लता का प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुड़ची को अमृता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके गुड़ जो है अमृत के समान होते हैं, इसलिए इसको अमृता भी कहा जाता है। अब आगे वाले प्रश्न में यदि देखा जाए तो कह रहा है कि औद्भिद द्रव्यों के प्रजाति और जाति का नामकरण प्रचलन किसने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो भी औद्भिद द्रव्य हैं जो कि भूमि पर भी हैं और पानी में भी पाए जाते हैं, मतलब कि स्थलीय भी कह सकते हैं, जल के आसपास भी रहने वाले जो पौधे हैं, तो उनकी प्रजाति और जाति का नामकरण प्रचलन किसने किया है। तो जाति और प्रजाति का नामकरण प्रचलन जो है लीनियस ने किया है। किसने किया है, लीनियस। कार्ल लीनियस भी नाम जो है कई जगह आता है, लेकिन आप लीनियस ही याद कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है आयु भेद से वनस्पति के प्रकार होते हैं। मतलब कि आयु भेद मतलब कि 1 वर्षायु, द्विवर्षायु, बहुवर्षायु, तो इस तरह से कितनी आयु होती है। तो आयु कितनी है, 3। तो अभी आपको बताया 1 वर्षायु, क्या 1 वर्षायु, द्विवर्षायु और बहुवर्षायु। इस तरह से आप अगर देखें तो आयु भेद से जो पौधे होते हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, उनके 3 प्रकार होते हैं।
ठीक है। एक वर्षायु मतलब जो 1 वर्ष में विकसित होता है, फल फूल लग जाते हैं। द्विवर्षायु जो 2 वर्ष में होते हैं। और त्रिवर्षायु नहीं कहेंगे, बहुवर्षायु कहेंगे, मतलब कि 2 से अधिक साल तक अगर उसमें विकास हो रहा है, फल फूल आ रहे हैं, तो वो बहुवर्षायु के अंतर्गत आएंगे। 6वां प्रश्न देखिए, कह रहा मूलभूत कषाय कल्पना है। मूलभूत कषाय कल्पना को क्या कहते हैं? तो आपको कई बार बताया गया कि पंचविध कषाय कल्पना जो है मूलभूत होती है। तो यहाँ पे पंचविध लिखा जाएगा। पंचविध कषाय कल्पना जो है मूलभूत होती है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि कभी कभी प्रश्न भैषज कल्पना में पूछ दिया जाता है कि भैषज कल्पना किस पे आधारित है। तो पूरी तरह से भैषज कल्पना पंचविध जो कषाय कल्पना है उसके ऊपर आधारित है। पंचविध कषाय कल्पना पे भैषज कल्पना आधारित है। अगला प्रश्न लेते हैं। तो इसमें अगर देखिए तो 7वें प्रश्न में क्या कह रहा है? 7वां प्रश्न कह रहा है, एक मिनट, हाँ, 7वां प्रश्न कह रहा है कि आयु भेद से गेहूं, चावल, यवादि प्रकार के अंतर्गत आते हैं। देखिए, गेहूं को गोधुम भी कहा गया है, गोधुम भी कहते हैं, गोधुम। चावल जो है, यह जो है धान की श्रृंखला में आता है, इसको हम धान्य भी कहते हैं, धान्य के अंतर्गत रखते हैं। और यवादि, यव जो है जौ को कहा जाता है। तो ये सभी जो प्रकार के हैं ये किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो आप सभी देखिए, तो ये 1 वर्ष आयु में। अब ऐसा मत सोचने लगिएगा कि 6 महीने में फसल तैयार हो रही है तो हम इसको कहेंगे कि नहीं ये 1 वर्ष आयु में नहीं आएगा। ये 1 वर्ष आयु में ही रखे जाते हैं, क्योंकि गेहूं, धान और जौ अगर देखा जाए तो ये लगभग जो है 1 साल के अंतर्गत ही आते हैं, मतलब कि 1 साल से कम समय में तैयार हो जाते हैं। इसलिए इसको 1 वर्ष आयु में रखेंगे। याद करने का भी विषय है, समझने का भी विषय है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक कोई चीज़ जो है क्लियर होने वाली नहीं है। ठीक है, तो दिमाग में रखना है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझना है। 8वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दशमूल के द्रव्यों का चरकोक्त महाकषाय में समाविष्ट है। तो जो दशमूल के द्रव्य हैं, चरक ने उनको किस हिसाब से महाकषाय के अंतर्गत रखा है, किस कार्य में लिया जाता है? तो वो है श्वेथुहर। क्या है? श्वेथुहर। श्वेथुहर का मतलब क्या है? एक तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि शोथहर भी है। शोथहर कहने का मतलब सूजन के लिए प्रयोग में आता है। तो यहाँ पे श्वेथुहर याद ही रखना पड़ेगा आपको, ऐसे श्वेथुहर। ठीक है, श्वेथुहर। तो इस तरह से ये शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। श्वेथुहर है, दशमूल द्रव्यों को चरक ने महाकषाय के श्वेथुहर में सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। तो जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं दशमूल के अंतर्गत अभी जो बताया गया उसको याद रखना है, जिस तरीके से बताया गया। इसमें कह रहा है कि द्रव्यों के कर्म के आधार पर औषध द्रव्यों के गणों के वर्णन में किसका योगदान है? अब यही चीज़ दिमाग में रखना है, औषध द्रव्यों के गणों के वर्णन में। बस इतना याद रखना है कि औषध द्रव्यों के गणों के वर्णन में किसका ज़्यादा योगदान है? तो चरक का योगदान है, आचार्य चरक का योगदान है द्रव्यों के कर्म के आधार पर औषध द्रव्यों के गणों के वर्णन का। ठीक है, उनके गण के वर्णन का जो भी बात है वो चरक ने कहा है। गणों के वर्णन की बात जब भी आएगा तो चरक का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि चरकोक्त महाकषाय में किस महाकषाय को समाविष्ट नहीं किया गया? चरक ने जो महाकषाय की बात कही है उसमें किस महाकषाय को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो वह महाकषाय जो है पाचनीय जो महाकषाय है वह चरक में सम्मिलित नहीं है। तो चरक में पाचनीय महाकषाय को सम्मिलित नहीं किया गया है, याद रखना है। उसी तरह से आगे जाएंगे तो 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? गुड़ में आश्रय करके नहीं रहते। मतलब कि गुड़ में आश्रय मतलब गुड़ के अंतर्गत क्या चीज़ जो है आश्रित नहीं होता है? तो गुड़ के अंतर्गत जो गुड़ कर्म है वो आश्रित नहीं होता है। गुड़ में आश्रय करके नहीं रहते हैं। कौन सा? गुड़ और कर्म जो है आश्रय करके नहीं रहते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो समझने लायक हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं समझने लायक हैं, बस याद करने लायक है, तो उसको उस तरह से याद कीजिए। कह रहे सामान्य गुण संख्या में है। जो गुण बताए जा रहे हैं, गुण वीर विपाक जो आप सुने हैं उसी के बारे में कहा जा रहा है कि सामान्य गुण संख्या में कितने हैं। तो गुणों की संख्या कितनी है? तो सामान्य गुणों की संख्या 30 है। कितनी है? 30। जो औषधि द्रव्य हैं उनके अंतर्गत ही ये चीज़ पूछी जा रही है। तो याद रखना है कि सामान्य गुण संख्या में कितने हैं? 30 है। अब देखिए, कह रहा है कि आत्मगुण संख्या में है। आत्मगुण की संख्या कितनी है? तो आत्मगुणों की संख्या कितनी है? 6 है। आत्मगुणों की संख्या कितनी है?
6 बताई गई है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है आचार्य नागार्जुन विशिष्ट सामर्थ्य संपन्नम कर्मण्य गुण मानते हैं। ये चीज़ याद रखना है, विशिष्ट सामर्थ्य संपन्नम कर्मण्य गुण, बस ये चीज़ याद रखोगे तो हो जाएगा। तो विशिष्ट सामर्थ्य संपन्नम कर्मण्य गुण जो है यह नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन के बारे में पूछ रहा है। तो कौन कितने मानते हैं, संख्याएं उनकी कितनी हैं, तो वह है 10। विशिष्ट सामर्थ्य संपन्नम कर्मण्य गुण जो है नागार्जुन मानते हैं कि 10 है। अगला प्रश्न लेते हैं, अंतिम है। अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि गुरु गुण में महाभूत की अधिकता होती है। तो सबसे ज़्यादा जो गुरु गुण है, गुरु का मतलब कि जो भारी जो गुण वाले औषधि द्रव्य हैं उसमें किस महाभूत की अधिकता होती है, तो उसमें जल और पृथ्वी की अधिकता होती है। जल जो है किसको दिखाता है, मृदुता को। जल जो है एक तरह से क्लेद बढ़ाता है, आर्द्रता दिखाता है या मृदुता दिखाता है, मृदुता। और पृथ्वी जो है वो कठिनता दिखाती है, कठोरता दिखाती है, कठिनता या कठोरता। तो इसलिए अगर हम देखें तो दोनों चीज़ें हमारे शरीर में गुरु का काम करती हैं, भारी हैं, प्रकृति इनकी भारी है। तो इसलिए गुरु गुण में पंच महाभूतों की अगर बात करेंगे तो जल और पृथ्वी को सम्मिलित किया गया। तो ये जो भाग 2 है आपका द्रव्य गुण से संबंधित, जिसमें MCQ बताया गया, तो ये कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे ही आपको क्रमवार तीसरा जो भाग है वो जल्दी ही मिल जाएगा। तो आप चैनल पे बने रहें। डेली अपडेट के लिए भी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।